Hello everyone, welcome to the Academic Hub. This is our fifth part of chapter 2 Writing and City Life. पिछले वीडियो हमने सिटी ऑफ मारी के बारे में बात करी थी। उसके बीच में हमारा एक टॉपिक रह गया था, द पैलेस एट मारी। तो ये पैलेस जो था वो किंग जिम्रेलिम का था और ये 1810 से 1760 BC ये प्रोबेबली उनका रूलिंग पीरियड रहा होगा। ठीक है गाइस, तो चलिए एक बार मैं आपको पैलेस के बारे में बता देता हूँ। तो ये रहा पूरा पैलेस का नक्शा। ये ऑडियंस हॉल 132 है। यहाँ पे आउटर कोर्टयार्ड है, इसका नंबर भी है। सबके यूजुअली नंबर थे, इसका नंबर है 131। और एक ये वेल है, ये इनर कोर्टयार्ड है। ये थ्रोन रूम है जहाँ पे राजा बैठते थे, सभा करते थे। ये वर्कशॉप और किचन का एरिया है। यहाँ पे रॉयल सूट है जहाँ पे राजा रहते थे। तो इस पूरे का एक ही एंट्रेंस गेट था, ये नॉर्थ साइड में है। ठीक है, और देखिए ये पिक्चर दी गई है आपको कोर्टयार्ड 131 की। और साथ में स्क्राइब ऑफिस है ये, जिसमें बेंचेस पड़ी हुई हैं और क्ले बिन्स हैं, क्ले टैबलेट्स को स्टोर करने के लिए। इधर की बात करें तो ये किचन है, किचन का एरिया है। ये बाथिंग का एरिया है। और ये हॉल नंबर 132 यानी ऑडियंस हॉल की वॉल पे लगी हुई पेंटिंग्स हैं 132। ठीक है गाइस, तो अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं। द पैलेस एट मारी ऑफ किंग जिमरेलिम। तो जो ग्रेट पैलेस था मारी में, वो रेजिडेंस था रॉयल फैमिली का और साथ ही हब था एडमिनिस्ट्रेशन वर्क का। पूरी किंगडम का एडमिनिस्ट्रेशन वर्क यहीं देखा जाता था। और ये प्रोडक्शन हब भी था ऑफ प्रीशियस मेटल ऑर्नामेंट्स। ठीक है, तो उस समय पे ये इतना फेमस था कि नॉर्थ सीरिया से एक माइनर किंग आए थे जस्ट टू सी दिस पैलेस, और वे अपने साथ लेटर्स ऑफ इंट्रोडक्शन लाए थे फ्रॉम द किंग्स फ्रेंड, रॉयल फ्रेंड। ठीक है, तो किंग कौन थे यहाँ पे? किंग थे जिमरेलिम। तो डेली लिस्ट से ये पता चलता है कि किंग की टेबल पर ह्यूज क्वांटिटी में फूड रखा जाता था, जैसे कि फ्लोर, ब्रेड, मीट, फिश, फ्रूट, बीर, वाइन एक्सेट्रा। वे अकेले बिल्कुल नहीं खाते थे, वे कंपनी के साथ खाते थे, यानी सब लोगों के साथ खाते थे। और इनका जो खाना पीना होता था ये कोर्टयार्ड 106 के आसपास होता था, जो कि वाइट पेव्ड है, यानी जिसकी फ्लोरिंग जो है बिल्कुल वाइट है, वाइट एज मिल्क। तो जो प्लान दिख रहा था आपको साइड में, इधर साइड ये, तो इससे आपने नोटिस किया होगा कि पैलेस का सिर्फ एक ही एंट्रेंस था जो कि नॉर्थ साइड में है, और जो ओपन कोर्टयार्ड है 131 वो ब्यूटीफुली पेव्ड है। और जब किंग अपने फॉरेन डिग्नेटरीज और अपने लोगों को रिसीव करने आते हैं तो वो 132 रिसीव करते हैं, जो कि वॉल पेंटिंग्स के साथ है। तो इसमें जब रिसीव करते हैं तो विजिटर्स को काफ़ी रेस्पेक्टफुल फील होता होगा कि किंग ने हमें इतने कोर्टयार्ड में इतने अच्छे ट्रीटमेंट के साथ इतनी अच्छी जगह पे रिसीव किया है। तो ये आप इमेज देख ही सकते हैं, ये साइड में ये 132 रूम की वॉल पेंटिंग है एक। तो जो पैलेस जो था वो स्पार्लिंग स्ट्रक्चर का था, इट वाज क्वाइट बिग, जिसमें 260 कमरे थे और ये टोटल 2.4 हेक्टेयर्स में फैला हुआ था। सिटीज इन मेसोपोटामियन कल्चर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मेसोपोटामियंस जो थे वो अपनी सिटी लाइफ को वैल्यू करते थे, जिसमें कि डिफरेंट कम्युनिटीज़, वेरियस कल्चर्स एक साथ रहते थे। तो जब सिटीज़ डिस्ट्रॉयड हो गई वॉर में, तो उसके बाद मेसोपोटामियंस ने सिटी को रिकॉल करा इन पोइट्री एंड पोएम्स। तो जो सबसे ज़्यादा दुखद रिमाइंडर जो है, जो कि हमें मेसोपोटामियंस के साहस का और करेज का एग्जाम्पल देता है, जो कि उन्होंने दिखाया अपनी सिटीज़ को सेव करने के लिए, वो मेंशन है गिलगामेश एपिक के एंड में। तो गिलगामेश एपिक की बात करें तो गिलगामेश एपिक जो है आपकी 12 टैबलेट्स पर लिखी हुई थी या फिर है। गिलगामेश की बात करें तो गिलगामेश ने सिटी ऑफ उर को रूल किया आफ्टर एनमार्कर। सो ही वॉज अ ग्रेट हीरोइक रूलर। तो काफ़ी दूर दूर तक इनकी पहुंच थी। इनकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट तब आया, इनकी लाइफ जब शॉक्ड रह गए जब इनका एक हीरोइक फ्रेंड की डेथ हो गई। उसके बाद इन्होंने अपना सारा राजपाट छोड़ दिया और वे निकल पड़े टू फाइंड द सीक्रेट ऑफ इमॉर्टेलिटी। तो उन्होंने काफ़ी अटेम्प्ट्स किए, पूरा जग घूम, ये जग घूमना, जग घूमिया वाला जग घूमिया नहीं,
इन्होंने पूरा वर्ल्ड, लगभग पूरा वर्ल्ड छाना, लेकिन इन्हें कुछ नहीं मिला। और इतना सब कुछ करने के बाद फाइनली गिलगामेश मान गए और वे अपनी सिटी और वापस लौट आए। वापस लौटने के बाद जो वो सिटी वॉल थी उर की, ये उसको देखते रहे, उसकी तरफ मूव करते रहे। और ये सिटी वॉल जो थी इनकी, ये इन्होंने गिलगामेश ने ही कंस्ट्रक्ट कराई थी और ये फायर्ड ब्रिक्स से बनी हुई थी। और फाइनली वे सिटी वापस आए और उन्होंने मान लिया कि वे तो मृत्यु को त्यागे जाएंगे, यानी ही विल डाई, बट उनके जो सन्स हैं दे विल आउटलिव, यानी उनके सन्स जो हैं वो उन्हें पुनर्जन्म की तरह प्रोवाइड करेंगे। तो ये था उनका निष्कर्ष कि उनके सन्स उन्हें आउटलिव करेंगे। उसके बाद वे अब वापस अपनी सिटी में आके रहने लगे और अपनी सिटी को देख के कॉन्सोलेश होने लगे। तो आगे की बात करें तो आगे है लेगेसी ऑफ राइटिंग। तो लेगेसी ऑफ राइटिंग यानी इम्पोर्टेंस ऑफ राइटिंग। तो सबसे पहले इसमें हम मेसोपोटामिया की लेगेसी के बारे में पढ़ेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं दोनों पैराग्राफ्स, तो आप अच्छे से पढ़ना, अंडरलाइन करना। तो बात करें हम नरेटिव्स की, तो नरेटिव्स को हम ओरली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, बट साइंस को अगर हमें एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ऑन करना है तो उसके लिए हमें चाहिए रिटन टेक्स्ट, क्योंकि अगली जनरेशन के स्कॉलर्स उन्हें पढ़ सकें और उन्हें और समझ सकें। ठीक है, तो एक लेगेसी हो गई ये राइटिंग से रिलेटेड। दूसरा, इसके अलावा मेसोपोटामिया का टाइम रिकॉर्डिंग सिस्टम और मैथमेटिक्स सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस की साबित हुई हैं अभी तक। ये आप आगे समझेंगे। जैसे कुछ टैबलेट्स मिली थी 1800 BC पुरानी, जिन पर आपको मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, टेबल्स, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट और कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सारी चीज़ें लिखी हुई मिली थी। रिमेंबर 1800 BC पुरानी टैबलेट्स थी ये। तो 2 का जो स्क्वायर रूट था वो लिखा हुआ था एक टैबलेट पर, 1+24/60 +51/60 का स्क्वायर +10/60 का क्यूब, इस फॉर्म में लिखा हुआ था। तो अगर आप इस आंसर को फाइंड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1.4142 डॉट 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 डॉट, जो कि स्लाइटली, बिल्कुल बिल्कुल हल्का सा डिफर करता है करेक्ट आंसर से। तो आप इस आंसर को और करेक्ट आंसर को मैच करेंगे तो यू विल फाइंड दैट पॉइंट के बाद 5 डिजिट्स तक तो सेम ही आया था, यानी बिल्कुल ही एक्यूरेट सा ही था ये बिल्कुल। उस समय पे भी मेसोपोटामिया के स्टूडेंट्स को कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ती थी। जैसे एक फील्ड है सच एरिया का जो कि 1 फिंगर डीप वाटर से कवर्ड है, तो इसका वॉल्यूम निकाल लो। तो आप समझ सकते हैं ना, आप क्वेश्चंस देख सकते हैं, आप टैबलेट पे मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, कंपाउंड इंटरेस्ट, ऐसी चीज़ों को देख के समझ सकते हैं कि मेसोपोटामिया का कितना बड़ा रोल रहा होगा मैथमेटिक्स में, जो कि आज हम पढ़ते हैं, कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है मेसोपोटामिया का। साथ ही एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि एक साल को 12 महीने में डिवाइड करना अकॉर्डिंग टू द रिवॉल्यूशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, फिर एक महीने को 4 हफ्तों में डिवाइड करना, फिर एक दिन को 24 घंटे में, 24 घंटों को 7 मिनट में, यानी ये सारी चीज़ें जिन्हें हम डेली लाइफ में बड़ी ईजीली लेते हैं, ये सारी चीज़ें भी हमें मेसोपोटामिया से ही मिली हैं। तो आप समझ सकते हैं मेसोपोटामिया की इम्पोर्टेंस कितनी ज़्यादा है। तो ये जो टाइम डिवीजन्स हैं ये अडॉप्ट करे गए बाय अलेक्जेंडर सक्सेसर्स, और फाइनली इस तरीके से ये रोमन वर्ल्ड में ट्रांस पहुँचे, फिर वहाँ से इस्लामिक वर्ल्ड में गए और फाइनली ये पूरे यूरोप में फैल गए और आज पूरा वर्ल्ड इन्हें फॉलो करता है। मेसोपोटामिया की लीगेसी याद रखिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो जब भी सोलर और लूनर एक्लिप्स होती थी तो उनका अकरेंस जो था वो ईयर, मंथ्स और डेज में रिकॉर्ड करा जाता था, और साथ ही स्टार्स की पोजीशन और कॉन्स्टेलेशंस को भी रिकॉर्ड किया जाता था। तो आगे चलें। तो मेसोपोटामिया का जितना भी ये अचीवमेंट है जिसके बारे में हमने पढ़ा, ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पाती विदाउट राइटिंग और विदाउट अर्बन इंस्टीट्यूट स्कूल्स, यानी राइटिंग के बिना और स्कूल्स के बिना ये सारी चीज़ें बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं हो पाती। स्कूल्स में, वहाँ के स्कूल्स में स्टूडेंट्स को टैबलेट्स को रीड करना, अर्ली टैबलेट्स से नई टैबलेट्स कॉपी डाउन करना, साथ ही टैबलेट्स को हैंडल करना, टैबलेट्स को स्टोर करना, कीप टैबलेट्स फॉर
ऑब्जेक्टिव पर्पसेस, ये सारी चीज़ें सिखाई जाती थी। तो दिस इज़ लीगेसी ऑफ राइटिंग कि ये सारी चीज़ें वर नॉट पॉसिबल विदाउट राइटिंग, ठीक है। तो अगर हम सोचें कि ये प्री ऑक्यूपेशंस जो हैं अर्बन मेसोपोटामियन वर्ल्ड से ये एक मॉडर्न फिनोमिना था, तो हम गलत होंगे। तो आगे के दो बॉक्सेस में आप आप अर्ली अटेम्प्ट्स के बारे में पढ़ेंगे टू प्रिजर्व टेक्स्ट एंड ट्रेडिशन ऑफ द पास्ट। तो यहाँ पे होता है चैप्टर आपका ख़त्म। ये दो बॉक्सेस हैं और साथ ही कुछ ब्लू बॉक्सेस बचे हैं चैप्टर को, जिन्हें हम आगे कवर करेंगे पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस के साथ, ठीक है गाइस। Soon we will start chapter 3 after covering these passage based question. Thanks for this video. Show some love, comment on this video, like this video, और मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद, जय भारत, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे वंस अगेन।